नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। निदा फाजली कहते हैं, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। दरअसल डाली ही क्या, वो फूल भी हमेशा खिलते रहें और बच्चों की उपमा हमेशा दी जाती है फूलों से। और बच्चों को लेकर हम सभी बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि हर परिवार की, हर समाज की खुशियाँ, देश की खुशियाँ बच्चों से वाबस्ता होती हैं, उनसे जुड़ी रहती हैं। लेकिन अगर बच्चों को किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाए तो पूरा परिवार ही जैसे मानो अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम बात करें श्रवण संबंधी दोषों की, यानी सुनने की जो समस्याएं होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जानकार ये बताते हैं कि प्राथमिक अगर उपाय किए जाएं तो उससे ही आधे से ज़्यादा मामलों में ये बहुत अच्छा नतीजा होता है और श्रवण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। दरअसल जानकारी की कमी और जागरूकता का अभाव, ये दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बहुत से बच्चों को डेफनेस या सुनने संबंधी किसी दोष का सामना करना पड़ता है। हमारी जानकारी का स्तर कितना है, और इसके बाद जो बड़ी बात ये कि अगर पता भी चल जाए किसी को तो उसके बाद वो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, क्या इलाज कराते हैं, ये सब बातें गौर करने की हैं, क्योंकि हम फिर बार बार कहते हैं कि हमारी जानकारी का स्तर बहुत कम है। आज टोटल हेल्थ में इसी स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी भी बच्चे को सुनने संबंधी किसी भी तरह की समस्या है, उसे दूर करने के उपायों को भी समझने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि अगर बात करें बच्चों में बहरेपन की और विश्व की बात की जाए तो विश्व भर में तकरीबन बच्चों के बहरेपन के यानी चाइल्डहुड डेफनेस के तकरीबन 3,40,00,000 मामले सामने आते हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो हर 1000 जन्मे बच्चों में से 2 से 3 बच्चों में सुनने की समस्या होती है। ख़ास तौर पर गौर करने की बात यह है कि इनमें से बहुत से कारण हैं जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। तकरीबन 60% मामलों में ये जो बधिरता होती है ये प्रिवेंटेबल होती है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है, 30% तक कहा जाए कि बच्चों में संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है सुनने की जो समस्याएं हैं। 17% जो है डिलीवरी के समय किसी तरह की समस्या, और ख़ास तौर पर 8% तक दूसरे कारण इसके अंदर हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि कारणों को पता किया जाए और ये समझें कि किस तरह से इन कारणों को दूर किया जा सकता है, जिससे बच्चों में होने वाले बहरेपन से बचाव किया जा सके। बहुत ज़रूरत है जानकारी की और जागरूकता की। इस विषय पर विस्तार से होगी चर्चा। उससे पहले ये समझते हैं कि किस तरह से ये जो समस्या है ये प्रभावित करती है और कौन सी स्थिति को कहा जाता है कि बच्चे में बहरापन यानी हियरिंग लॉस हो रहा है। हमारे लिए सुनने का कार्य कान द्वारा किया जाता है। कान के 2 मुख्य काम होते हैं। पहले ये आवाज को ग्रहण करता है और फिर इसे संकेतों में बदलता है ताकि मस्तिष्क इसे समझ सके। कान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग। कोई भी ध्वनि या आवाज सबसे पहले कान में प्रवेश करती है और ईयर कैनाल से होते हुए ध्वनि तरंगे ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे तक पहुंचती हैं, जिससे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन ऑसिकल हड्डी तक पहुंचता है और वहां से कान के आंतरिक भाग में चला जाता है। ये तरंगे कॉक्लिया में पहुंचती हैं और सेंसरी हेयर सेल से टकराकर कंपन उत्पन्न करती हैं। जिससे तरंगे विद्युत संकेतों में बदल जाती हैं और कॉक्लिया नर्व से होते हुए मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में पहुंचती है। मस्तिष्क इन संकेतों को पढ़ता है और हम सुन पाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी रुकावट होने पर अस्थायी या स्थायी बहरापन पैदा हो सकता है। सुनने की समस्या या बहरापन होने पर जरूरी ये है कि बिना समय नष्ट किए तुरंत डॉक्टर को दिखाया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। अभी हाल ही में 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। हमारे लिए बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विकासशील देशों में जहां ये समस्या बहुत ज़्यादा है, फिर ये बात बार बार आती है कि प्राथमिक उपचार,
प्राथमिक रोकथाम से ही बहुत से मामलों में, आधे से ज़्यादा मामलों में और कुछ हद तक तो 2/3 मामलों में सफलता प्राप्त की जा सकती है, इन दोषों को दूर किया जा सकता है। वरना दूसरी तरफ तो होता यह है कि अमूमन किसी बच्चे को अगर सुनने संबंधी कोई दोष हो, बहुत से माँ बाप, बहुत से परिवार में उसे मान लिया जाता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है, और क्या करना ज़रूरी है क्यों ना विशेषज्ञों से ही जाने। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुलिका काबरा, प्रोफेसर डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वी हैव विद अस डॉक्टर सुनीला गर्ग, हेड कम्युनिटी मेडिसिन एंड सब डीन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर NN माथुर, डायरेक्टर प्रोफेसर ENT from Safdarjung Hospital and Principal Vardhaman Mahavir Medical College, and Dr. Arun Agarwal, Professor of Excellence ENT, Maulana Azad Medical College. तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला गर्ग, हम आपसे समझने की कोशिश करें कि अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य को समझें, सिनेरियो को समझें, तो कैसा है, और ख़ासकर भारत के संदर्भ में। जैसा कि शुरुआत में बैकग्राउंड में बताया गया कि पूरे विश्व में लगभग 360 मिलियन यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 3600 लाख लोग जो हैं ये बहरेपन से ग्रसित हैं, और इनमें से जो संख्या है लगभग 10% मैं कहूँगी 320 लाख जो हैं वो बच्चों की है। और बच्चे भी अगर हम देखें तो इनमें जो कारण है बहरापन का 60% जो है वो प्रिवेंटेबल है, और इसको भी अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो 75% जो कॉजेज़ हैं प्रिवेंटेबल हैं, ये हमारे जैसे देशों यानी कि विकासशील देशों में, जो कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और 49% जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। तो अगर आप देखें तो 1 या 2 बच्चे जो जन्म के दौरान 1000 डिलीवरीज में से जो पैदा होते हैं, तो अगर हम पूरी देश की डिलीवरीज का अनुमान लगाएं तो ये संख्या बहुत बड़े नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये संख्या वाकई में बहुत गंभीर है, जो कि क्योंकि दिखती नहीं है तो इसलिए मालूम नहीं चलता। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इसके कारणों की बात की जाए, किस तरह से कारण हो सकते हैं और कैसे उनको डिवाइड किया जा सकता है? किरण जी, चाइल्डहुड डेफनेस के कारण यदि हम डिवाइड करें तो वो गर्भावस्था से लेके डिलीवरी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद 3 डिवीज़न में हम लोग कर सकते हैं। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कोई मदर को बीमारी हो जाती है, यदि कोई वो दवा ले लेती हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को असर हो सकता है। कोई माँ को इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी मदर को असर हो सकता है। डिलीवरी के दौरान काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यदि लो बर्थ वेट बच्चा पैदा हो, या आपने सुना होगा एस्फिक्सिया हो जाता है कॉर्ड अराउंड नेक, जब बच्चे को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। डिलीवरी के बाद एक इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ही घातक होता है कान के लिए, और उससे ज़्यादा जो जॉन्डिस होती है बच्चों को, वो बहुत हाई जॉन्डिस भी कान के लिए हानिकारक होती है। तो ये तो जो मैंने मेन कॉजेज़ बताए हैं, ये तो वो हैं जो प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी से होता है। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम छोटे बच्चों की बात करें कि छोटे बच्चे हमको क्यों वो हियरिंग लॉस में चले जाते हैं, उसकी वजह है बच्चों का इन्फेक्शन होना। और वो इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉज मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब बच्चा दूध पीता है, माँ का पिए या बाहर का दूध पीता है, तो अक्सर माँ क्या करती हैं कि बच्चे को लेटा के दूध पिला देती जी। और उस लेटा के दूध पिलाने से जो दूध है वो स्ट्रिकन ट्यूब होती है, उसके थ्रू कान में चला जाता है और वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो हमारी एडवाइस यही है कि बच्चा को जब भी दूध पिलाया जाए सिर ऊपर करके पिलाया जाए। उसके साथ साथ गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल ख़राब होते हैं, एडिनोइड्स होते हैं, उससे गले के अंदर, कान के अंदर इन्फेक्शन जाते हैं। ओटाइटिस मीडिया कहते हैं उसे हम, एक बहुत ही कॉमन कॉज है जो कि भारतवर्ष में बहुत कॉमन है और विलेजेस में तो बहुत ही कॉमन है। जी डॉक्टर मधुलिका, ये जो महत्वपूर्ण बात आई कि बच्चे का जब जन्म हुआ और जन्म से पहले जो कंजेनाइटल जिन डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं उसके कारण, तो
तब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि माँ बाप को पता होनी चाहिए कि इससे बच्चे के कान पर सुनने पर ख़तरा हो सकता है, और जन्म के बाद वो कौन से ख़तरे हैं जिनके बारे में हम जानें? इससे पहले कि हम जो आपने सवाल किया उसके बारे में बात करें, मैं कारणों में एक जेनेटिक कारण या आनुवांशिक कारण और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि लगभग 50% केसेस में, स्पेशली अगर बहुत जल्दी बधिरता आ गई है या हम कंजेनाइटल डेफनेस जिसको बोलते हैं, लगभग 50% केसेस में ये आनुवांशिक होती है, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं। और इसमें इस 50% में भी जो 70% बच्चे हैं उनमें सिर्फ बधिरता होती है, मतलब और कोई सिम्टम थोड़ा सा और हम चाहेंगे आप एक्सप्लेन करें। हाँ, ये किस तरह से प्रभावित करेगी? बिल्कुल। जो ये आनुवांशिक बधिरता है उसमें दो तरह से हो सकती है। एक तो ये है कि सिर्फ बच्चा बधिर है और उसको और कोई तकलीफ नहीं है साथ में, ये लगभग 70% आनुवांशिक बधिरता में देखा गया है। जो 30% हैं उन बच्चों में बधिरता के साथ और भी सिम्टम हो सकते हैं, मतलब कोई दूसरा अंग भी प्रभावित हो सकता है, जैसे आँख प्रभावित है या किडनी प्रभावित है या बाहर का कान ठीक से नहीं बना है, तो ऐसे बहुत सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं। तो अब ये जो बधिरता है जिसमें सिर्फ बधिरता है जेनेटिक, उसमें भी बहुत तरह से ये परिवार में चल सकती है। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनके बच्चे में बधिरता आई है, इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव हियरिंग लॉस कहते हैं, अगर प्रूव हो जाता है। बहुत सारे जीन्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप में भी बधिरता है और बच्चों में आई है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लड़कों में बधिरता आई है। तो बहुत तरह के ये हो सकते हैं और ये इस पर निर्भर करता है कि जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह की है, और इसके लिए जीन्स बहुत सारे हैं, सबके लिए आसानी से जांच उपलब्ध नहीं है, पर जो कॉमन जीन्स हैं उनके लिए जांच उपलब्ध है जी। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं जो आपने बताया है, तो पेरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, डॉक्टर अग्रवाल ने अभी बताया। तो उनको हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स, कि जिससे पेरेंट्स को चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे बच्चे में बधिरता तो कहीं नहीं है। तो उसमें एक रेड फ्लैग तो ये है कि पेरेंट्स को यूजुअली पता होता है कि बच्चा मेरा रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, और एज पीडियाट्रिशियंस हम लोग हमेशा माँ की बात सुनते हैं। अगर माँ ने बोला है कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है तो वी हैव टू डेफिनेटली पे अटेंशन टू दैट एंड गेट द चाइल्ड टेस्टेड। तो अगर माँ को लगता है कि बच्चा, जब मैं बच्चे से बात करती हूँ वो ध्यान नहीं दे रहा है या लाउड नॉइज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या सो रहा है और बहुत ज़ोर की आवाज़ हो तो जगता नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोई झुंझुने की आवाज़ है, जो साउंड मेकिंग टॉयज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो एक तो ये है कि उनको बाद में पता चला, पहले 1-2 महीने में। दूसरा ये है कि जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, अगर बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ है, उसको अगर पीलिया हुआ है नियोनेटल पीरियड में, लाइट में रखा गया है या खून बदली किया गया है, या उसको ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ये है कि माँ को कोई फैक्टर्स थे एंटीनेटली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जेनेटिक्स के हिसाब से होगी कि अगर फैमिली हिस्ट्री है डेफनेस की तो हमें स्क्रीन करना चाहिए। जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर माथुर, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, कारणों पर हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी बात आती है, और हमारे एक दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं, इनका नाम उदित गर्ग है, और ये लिखते हैं कि इनका 1 साल का बच्चा है जो अपने कान में उंगली डालता है, तो हम इसे क्या समझें? पहली बात। दूसरी बात ये, कारण तो हमें पता चल गया, लक्षण की अब हम बात करें तो कोई कैसे पहचानेगा? बहुत छोटा बच्चा है, बच्चा क्या ऐसी चीज़ें करेगा? एक तो डॉक्टर काबरा ने बताया कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है जो भी आवाज़ों पर, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, बहुत छोटे बच्चों को टेस्टिंग के लिए कैसे लेके जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा जटिल हो जाता है सारा मामला। जी हाँ, पहले उस क्वेश्चन की बात कर लें जो जी हाँ, पेशेंट ने भेजा है कि वो कान को बार बार छूता है, तो वो बेसिकली बच्चा बता रहा है कि मेरे कान में दिक्कत है। अब वो दिक्कत चाहे हियरिंग की भी हो सकती है या वो उसको अनकंफर्टेबल होगा वहाँ पे। तो यूजुअली जब संक्रमण होता है तो बच्चा बार बार कान को या तो छूता है या कान को ऐसे अपने कंधे से छूता है और बताता है, रोता है कि उसको दिक्कत है, और ये एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हम बोलते हैं। तो यानी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए अगर बहुत देर से कर रहा है और साथ में रो भी रहा है तो। ठीक है। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा जी कि सुनता है कि नहीं सुनता है। तो वो डॉक्टर काबरा ने बहुत अच्छी तरह बताया कि सबसे पहले पिकअप होगा इस चीज़ का बाय पेरेंट या फिर टीचर। शुरू में तो पेरेंट, जी, बच्चा पैदा हुआ है बिटवीन 0 and 3 months, तो कैसे पता चलेगा? बैंग द डोर। अच्छा। और बच्चा अगर चौंकता नहीं है, स्टार्टल नहीं करता है,
इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम। किसी भी तेज आवाज पर किसी भी तेज आवाज बच्चे की प्रतिक्रिया यानी उसका रिएक्शन अगर नहीं आता है तो ध्यान देने की जरूरत। ओके, इसके बाद बच्चा 0 to 3 months पे स्माइल करेगा अगर आप कोई मदर उससे कुछ भी बोलेगी, थोड़ा स्माइल करेगा। स्माइलिंग नहीं आ रही है, माँ बोल रही है, कॉज फॉर कंसर्न। डॉक्टर काबरा ने बहुत सही बताया कि अगर माँ ने कह दिया कि बच्चा नहीं सुनता है तो समझ लीजिए नहीं सुनता है जी, और उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करिए। तो ये चीज़ 0 to 3 months में आएंगी जी। बच्चा थोड़ी सी कूइंग वॉइस करता है इन 0 to 3 months में, बैबलिंग नहीं होती है, वो कूइंग होती है, समथिंग लाइक जी। अगर वो नहीं कर रहा है तो कॉज ऑफ कंसर्न है। 3 to 6 months में कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। अब वो बैबलिंग करता है, वो थोड़ा आइज़ को टुवर्ड्स जहाँ से आवाज़ आ रही है उधर देखता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो पिकअप करिए। 6 months तक पिकअप हो जाना चाहिए हर एक बच्चा। इन्हीं लक्षणों से ही पिकअप होएगा। अगर आपको बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाना है, अगर आप इससे देर कर रहे हैं तो मेन स्ट्रीम से आप बहुत दूर चले जा रहे हैं जी। तो अर्ली पिकअप बिटवीन दिस, यही लक्षण देख के ही पिकअप हो जाएगा। डॉक्टर माथुर, एक बात बताइए, ये तो उन बच्चों की बात हुई जो बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। मान लीजिए अगर जो समस्या है वो एक कान में है या पूर्ण बहरापन नहीं है, तो भी क्या यही लक्षण होंगे? पिकअप करना शायद मुश्किल होगा उसमें कुछ? बिल्कुल, तब पिकअप करना बहुत मुश्किल है। अब उसमें पिकअप अगर 0 to 6 months में कम हियरिंग लॉस पे या एक साइड हियरिंग लॉस को ही पिकअप करना है तो फिर इन्वेस्टिगेशंस लगेंगे। और इवन जो ये पिकअप हुए हैं इनको भी इन्वेस्टिगेशंस लगेंगे। बच्चे को, हर एक बच्चा जो पैदा होता है आजकल अच्छे अस्पताल में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका हियरिंग असेसमेंट हो जाता है। 3 तरीके के टेस्ट हैं। एक को कहते हैं ऑटो एक्यूस्टिक कमीशन, वो बेड साइड ट्रेडल साइड होता है। आप निकू में चले जाइए या डिलीवरी जैसी हुई है, आप एक छोटा सा यंत्र है उसमें आवाज़ देते हैं और कान रिस्पॉन्ड करता है कोई आवाज़ दे के। वो छोटी सी आवाज़ होती है, उसको हम पिकअप करते हैं, उसको ऑटो एक्यूस्टिक कमीशन कहते हैं। अगर उसमें बच्चा फेल हो जाता है, उसमें कई बच्चे फेल हो जाएंगे। अब अगर आप वो उसको 100 में करेंगे तो हो सकता है 20-30 बच्चे उसमें, अगर बचपन में पैदा होते ही किया है तो वो फेल हो जाएंगे। तो ये बात नहीं है कि वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो 28 दिन पे आप करेंगे तो वो कई पास हो जाएंगे। दूसरा टेस्ट है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, जिसको हम बेरा कहते हैं या ABR कहते हैं, वो कर सकते हैं। और आजकल ABR के साथ ASSR एक और टेस्ट आया है, उसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिनको करके हम पिकअप कर सकते हैं। जी। डॉक्टर अग्रवाल, 2 बातें जो डॉक्टर माथुर ने भी बताई, 2 बातें महत्वपूर्ण जो जहन में आती हैं वो ये कि एक तो बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है और कम सुनता है। माँ बाप इनमें भी क्या फ़र्क कर पाएंगे सिर्फ बच्चे की प्रतिक्रिया से? और दूसरी चीज़, अब इतने छोटे बच्चे के टेस्ट कराने, या मान लीजिए 6 महीने से भी ज़्यादा की उम्र हो गई, बच्चा 1-1.5 साल का हो गया, ये टेस्ट कराना क्या बहुत आसान होता है बच्चे के लिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की अटेंटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम बात करते हैं कि कैसे हम सस्पेक्ट करें कि उसको हियरिंग लॉस है, काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं। बिल्कुल नहीं सुनाई देता वो एक मुद्दा है, और कम सुनाई देता है जिसमें कि बच्चा थोड़ा बहुत रेस्पॉन्ड कर जाता है। यदि वो पार्शियल हियरिंग लॉस पे है तो उसको शुरू में पिकअप करना मुश्किल है जी। वो हम बाद में ही कर पाते हैं जब बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे के स्कूल में बच्चों से बात करता है, टीचर से बात करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, तब हम सस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे डॉक्टर माथुर बता रहे थे, कि जैसे ही हमारा आजकल, जैसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो कि अब अच्छे अस्पतालों में होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं NPPCD, जो कि भारतवर्ष के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में चालू हो चुका है। उसमें भी एक
जन्मजात जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें नियोनेटल स्क्रीनिंग की जाए, उसका प्रावधान शुरू किया है जी। उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है और धीरे धीरे हमारी जो विजन है कि ये शायद कुछ सालों के बाद भारत के हर कोने में पहुंच जाएगा। ये प्रोग्राम वो है जिसमें कि जो भी बच्चा पैदा हो उसका हियरिंग टेस्ट, जैसे डॉक्टर माथुर बता रहे थे, एक एपरेटस होता है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, उससे करें। जहां उसमें डाउट हो उसके बाद फिर हम हायर टेस्टिंग लेवल पे उसको कंफर्म कर लें। जी। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल से मोहन सिंह जी मौजूद हैं। मोहन सिंह साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैम, एक छोटा बच्चा है, 1 साल का समथिंग होने वाला है, लेकिन उसको है ना, हमें फील होता है कि उसको ना सुनाई देता है, ना देख पाता, ना समझ पाता हो, तो समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल का हो चुका है, जबकि 1 साल में सारी प्रक्रियाएं समझ जाता है बच्चा। जी, डॉक्टर मधुलिका क्या कहना चाहेंगी? आपने बताया कि आपका बच्चा, आपको लगता है, सुन नहीं पाता है और दिखाई भी शायद उसको नहीं देता और बाकी विकास भी देर से हो रहा है। जी, 1 साल और की 1 साल उम्र का में बच्चा बताया। है, तो इसमें ये देखना ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे का विकास देर से होता है और अगर हमें वैसे नहीं पता चलता कि बच्चा सुन रहा है या देख नहीं रहा, तो अगर विकास कभी भी देर से हो तो सुनने और देखने की जांच ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको बाल रोग विशेषज्ञ से एक बार राय लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को बिना देखे हुए और बिना जांच किए हुए ये बताना बहुत मुश्किल है कि इस समस्या का क्या कारण है। तो आपको यही एडवाइस होगी कि आप बाल रोग विशेषज्ञ से एक बार सहायता लें और उसके बाद अगर वो बोलें कि कहीं बड़े सेंटर में जाना है तो आप जा सकते हैं। जी। डॉक्टर सुनीला गर्ग, ये बात तो आई कि माँ बाप कैसे पहचाने, कुछ जांच की बात भी हुई, लेकिन देश इतना बड़ा है, सब जगह किस तरह की सुविधाएं और सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है ताकि बच्चों को इस तरह की अगर समस्या है तो जांच भी हो जाए और इलाज की दिशा में भी आगे बढ़ें, क्या है पूरा जो दृश्य है? एक्चुअली जो हमारा देश है, जैसे कि आपने बताया, बहुत बड़ा है, तो इस दिशा में डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया था कि हमने कदम लिया है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, जो कि हमारी देश में 640 से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक ये प्रोग्राम को पहुँचना चाहिए, और अभी ये प्रोग्राम लगभग 280 डिस्ट्रिक्ट तक हम पहुँचा पाए हैं। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम के। एक तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो कि बगीर बच्चा है या बड़ा है, हमारा ज़्यादा फोकस बच्चे पे है, क्योंकि बहुत सारे साल हैं उसके आगे। तो जो बच्चा समझेगा, समाज से जुड़ेगा, उतना ही समाज भी विकसित होगा। तो एक तो अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। परंतु ये अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारी मैन पावर ट्रेन हो। और वो मैन पावर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, ना केवल हम ENT सर्जन्स और ऑडियोलॉजिस्ट की, परंतु हमारे ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स जो हैं, चाहे वो आशा वर्कर है या आंगनवाड़ी वर्कर है, उसके ऊपर मेडिकल ऑफिसर्स आ जाते हैं या हमारे हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं। हम चाहेंगे कि सभी में जागरूकता हो, क्योंकि ENT सर्जन्स की अगर हम मात्रा देखें तो केवल 8000 के करीब हमारे पास हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत कम है। सो हमें ऑल्टरनेटिव तौर पे मैन पावर को तैयार करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पास में आज हम पीछे नहीं हैं। हमारे पास में स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने अडॉप्ट किए हैं फॉर ट्रेनिंग ऑफ ईच लेवल ऑफ वर्कर, जो कि हम ग्रास रूट से शुरू करते हैं, और इसमें हम इवन ENT सर्जन्स और ऑडियोलॉजिस्ट की भी स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग करते हैं। तीसरा, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पे ये सुविधा प्रदान की जा रही है कि क्योंकि सभी हम डिस्ट्रिक्ट्स पे देखें तो इवन इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध नहीं हैं, साउंड प्रूफ रूम्स भी नहीं हैं, तो हम धीरे धीरे ये कैपेसिटी बिल्डिंग के दौरान पे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा दिया जा रहा है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन की वो जो हमारे औजार हैं, इक्विपमेंट्स है और साउंड प्रूफ रूम का वो करें, तो ये हो जाएगा करके। और चौथी जो है अज्ञानता, इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव मटेरियल भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों को, जहाँ जहाँ प्रोग्राम जा रहा है और जहाँ जहाँ नहीं भी जा रहा, जिसमें कि सबसे, और हमने उसमें जन्म से लेके फोकस किया है। यानी कि पहला हमारा पोस्टर कहता है कि खूनी रिश्तेदारों में शादी नहीं होनी चाहिए, कंसैंग्यूनस मैरिजेस। अगर हम साउथ के क्षेत्रों में जाएं या नॉर्थ में डोडा डिस्ट्रिक्ट में जाएं, 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो कि खूनी रिश्तेदारों में आपसी विवाह के कारण जो है वो बच्चे जो हैं वो कंजेनाइटल एनॉमलीज से या बर्थ डिफेक्ट से पैदा होते हैं, जिसमें कि हेयरिंग लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहाँ से लेके हम कहते हैं कि मदर को अपनी एंटीनेटल पूरी टेस्टिंग करानी चाहिए, किसी भी प्रकार के ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। तो ये जो है हमारे
प्रोग्राम के बहुत सारे हिस्से हैं, परंतु आईईसी जिसको कि हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कहते हैं, वो हम मानते हैं कि ये की टू सक्सेस है टू द प्रोग्राम, तो जिसको हम देश के अलग अलग हिस्सों में ले जा रहे हैं। जी डॉक्टर माथुर, अब ये जो बात आई कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास जब आजकल के सिनेरियो में बात करें, बच्चे पहुंच रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं कि डिले हुआ, और क्यों ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर बच्चों में अर्ली डिटेक्शन हो और इलाज भी जल्द शुरू किया जाए? जी, बच्चों का हियरिंग लॉस और बड़ों के हियरिंग लॉस में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि बच्चा अगर नहीं सुनेगा तो नहीं बोलेगा। बड़े में अगर हियरिंग लॉस बाद में हुआ है तो वो ऑलरेडी सीख गया है बोलना, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट लिंगुअल डेफनेस। तो क्योंकि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हियरिंग लॉस को बहुत जल्दी पकड़ा जाए, चाहे वो कितनी कम हो। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि वो हियरिंग लॉस पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से वो पकड़ा जा सकता है। अब एक चीज़ है कि हम सारा यूनिवर्सल हियरिंग प्रोग्राम चलाएं और सारे बच्चों को देखें और हर एक का टेस्ट करें और पता लगाएं कि क्या हियरिंग लॉस है कि नहीं जी। जो कि हिंदुस्तान में शायद इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि जो हाई रिस्क बेबीज़ हैं उनको पकड़ते हैं, लेकिन हाई रिस्क बेबीज़ में हम ये समझ लें कि आधे जो हियरिंग लॉसेस हैं वो हाई रिस्क में हैं और आधे हियरिंग लॉसेस जो हैं वो हाई रिस्क में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हाई रिस्क को पकड़ लें तो आधे हियरिंग लॉसेस जो सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉसेस हैं हम उनको पकड़ पाएंगे। उनमें दो ग्रुप्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। वो है जो बच्चे नीकू में जाते हैं, न्यूनेटल आईसीयू में भर्ती होते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे उनको जॉन्डिस हुआ है या लो बर्थ वेट थे या जो भी था, वो नीकू में रहे हैं, 48 घंटे से ज़्यादा रहे हैं, उनको कुछ ड्रग्स मिली हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट ग्रुप है जिनका हियरिंग असेसमेंट होना ही होना चाहिए जी। दूसरा ग्रुप है जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है ऑफ परमानेंट हियरिंग लॉस ऑफ, तो उन बच्चों का हियरिंग असेसमेंट होना ही होना चाहिए। और फिर अलग ग्रुप है जिसको इन्फेक्शन हुए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लो बर्थ वेट है, उनका हियरिंग असेसमेंट होना चाहिए जी। और हमारे पास आपके बहुत से ईमेल्स आए हैं। ऋषिकेश कुमार सिंह हैं जो ये जानना चाहते हैं, इनकी बेटी 5 साल की है जो हियरिंग लॉस से सफ़र कर रही हैं और इसके अलावा डॉक्टर्स ने उनको कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए कहा है। मीर साजिद हैं जो लिखते हैं कि इनकी पत्नी को जब वो प्रसव में थी तो उनको एनेस्थीसिया दिया गया तो बच्चे के कान में एक छेद हो गया है, तो क्या इससे उनको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नीरज हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी 2.5 महीने की है, उसको भी कान में एक छेद है, तो क्या आगे दिक्कत हो सकती है। और विवेक नारायण लखनऊ से वही लिखते हैं कि हियरिंग एड जो हैं उनसे लाभ होता है नुकसान होता है। ये सब बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जवाहरलाल भोपाल से टेलीफोन लाइन पर। जवाहर जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? 5 साल का बच्चा हुआ था, उसके कान से पानी आ रहा था। उसके बाद में 7-8 साल की उम्र से इलाज करवाया। डॉक्टर ने ड्राप देने के बाद में फिर वो थोड़ा ठीक हो गया। फिर 10 साल की उम्र से उसके कान से पल्स आना चालू हुआ, तो अभी तक भी और उसको कम सुनाई आ रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, आप बताना चाहेंगे? जी। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इनका 10 साल का बच्चा है जिसको कान से पानी भी आता था या डिस्चार्ज आता था और उसको कम सुनाई पड़ता है। टाइम टू टाइम इन्होंने कुछ इलाज कराया है। देखिए, 10 साल के बच्चे के कान से यदि पानी आ रहा है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी उसके पर्दे में छेद है, ठीक है। और उस पर्दे के छेद के साथ साथ यदि पानी के साथ बदबू भी है, डिस्चार्ज के साथ बदबू भी है, तो छेद के साथ हड्डी भी खराब हो सकती है कान की। तो एक अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के हम ये एसर्टेन करें, और पेरेंट्स को भी ये मालूम होना चाहिए कि पर्दे में छेद है हाँ या नहीं, क्या उसके साथ हड्डी भी खराब है जी। और उसके साथ साथ यदि पर्दे में छेद है, हड्डी खराब है, तो इसका ऑपरेशन होना चाहिए। दवाइयों से डिस्चार्ज कम हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन पर्दे का छेद अपना आप बंद नहीं होता। उसको हमें ऑपरेशन से ठीक, यदि हड्डी खराब है वो भी ऑपरेशन से ठीक होगी। तो मेरी एडवाइस इनसे ये होगी कि किसी अच्छे ENT डॉक्टर के पास जाके अपने शहर में जहाँ ये रहते हैं एक पूरा इलाज कराएं, दिखवाएं, और डॉक्टर यदि ऑपरेशन के लिए कहता है तो आप मना ना करें। जी डॉक्टर माथुर, यही बात। अब
हमारे बहुत से दर्शकों की जो ईमेल्स आए, हियरिंग एड को लेकर भी प्रश्न है, कॉक्लियर इम्प्लांट एक बच्ची को कहा गया है जो 5 वर्ष की है, और जैसा हमारे दर्शक अब सवाल पूछ रहे हैं, 10 साल से इनके बेटे को समस्या है, कान भी बह रहा है, ऊंचा भी सुनाई दे रहा है, ये इलाज में जो देरी हो रही है क्या इससे नुकसान होगा? पहला सवाल। और दूसरा, ये इलाज के विकल्प क्या हैं जिनसे बहुत अच्छा नतीजा भी आएगा? जी, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है हियरिंग की प्रॉब्लम और एक है डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। हियरिंग की प्रॉब्लम जो है वो तो बिल्कुल वेट नहीं कर सकती है। हियरिंग की प्रॉब्लम शुड बी रिहेबिलिटेटेड जितनी जल्दी हो सके उतना, इमीडिएटली। डिस्चार्ज प्रॉब्लम जो है वो उसमें थोड़ा विलम्ब हो भी जाए तो इतना दिक्कत नहीं है। 5-10 साल का बच्चा हो सकता है कि उसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस को हम टैकल करें, लेकिन अगर हियरिंग प्रॉब्लम है वो किसी भी तरीके से, अगर डॉक्टर ने कहा है कि हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसको हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगना चाहिए, अगर बता दिया गया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मीडियन एज ऑफ हियरिंग एड इन अ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होता है 3 महीने भी है जो बच्चा पैदा होता है। तो 3 महीने में आप समझिए कि 3 महीने का बच्चा है, उसको हियरिंग एड दोनों साइड लगा हुआ है जी। इस लेवल पे हमें पहुंचना है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है और सिग्निफिकेंट परमानेंट हियरिंग लॉस हमने डायग्नोस कर लिया है, तो उसको हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट जो है जितना जल्दी से जल्दी लगेगा उतना उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। जी डॉक्टर अग्रवाल, ये जो इलाज की बात आई जिसमें हियरिंग एड्स भी शामिल हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट भी शामिल हैं, जाहिर सी बात है कि खर्च भी बढ़ जाता है। क्या कुछ विकल्प हैं सरकार की तरफ से या फिर दूसरी ऐसी संस्थाएं जहां से फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरे तरह की हेल्प मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन आजकल सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है उसकी तरफ से एडिप स्कीम के जरिए से फ्री हियरिंग एड दी जाती हैं एक इनकम ग्रुप तक। उसके बाद यदि इनकम आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो आपको सब्सिडाइज हियरिंग एड दी जाती हैं। और उसके साथ साथ कॉक्लियर इम्प्लांट भी आजकल एडिप स्कीम के अंतर्गत फ्री दिए जा रहे हैं। ये स्कीम लास्ट ईयर से चालू हुई थी, काफ़ी सक्सेसफुल है। इस बार फिर मिनिस्ट्री ने इसको दोबारा से लागू कर रहे हैं। और यदि आपके बच्चे को, जैसे एक बच्चे का मैंने सुना कि 5 साल का है और कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है, आज के दिन ये स्कीम 5 साल तक की अवेलेबल है, उसके बाद अभी नहीं है, बाद में करेंगे। तो उसको इमीडिएटली यदि अपने शहर में कांटेक्ट करके रजिस्टर कराएं। और उस कॉक्लियर इम्प्लांट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, अभी तक ये करीब 5 लाख के करीब का हो जाता है। तो 5 लाख की कीमत नॉर्मली लोग बाग अफोर्ड नहीं कर पाते जी। गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिलती है, पार्शियल फंडिंग भी मिलती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको डोनेशन देने को तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि इनको पूरा बेनिफिट चाहिए तो इमीडिएटली ये पूरा चेक करा के एडिप स्कीम के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करें। जी, टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 614 में हमने आपसे पूछा था कि जल जनित रोग यानी वाटर बोर्न डिजीजेस के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उल्टी और दस्त होने पर स्वयं ही कोई दवा ले लेनी चाहिए, ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि इनमें से क्या बच्चे में बहरेपन का संकेत हो सकता है। ऑप्शन ए, आवाज को सुनकर शिशु का प्रतिक्रिया न करना। ऑप्शन बी, कान बहना। ऑप्शन सी, कक्षा में बच्चे का ध्यान न देना। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर।
तो आप भी अपना सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 614 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। नरेश कुमार, त्रिनगर, दिल्ली। नरेश कुमार जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मधुलिका आपको, बच्चों में कम सुनाई देना या बधिरता का कारण जन्मजात ही होता है? ये सही नहीं है। काफ़ी कारण जन्मजात होते हैं, पर कुछ बाद में भी एक्वायर किए जा सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह। डॉक्टर सुनीला, ये समस्या कम बच्चों को ही प्रभावित करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि 320 लाख बच्चे हैं जो कि बधिर हैं, और जिसमें से कि 60% लोग हमारे भारत जैसे देश में हैं। जी डॉक्टर माथुर जी, अगर कारण जन्मजात हो तो बच्चे को कम सुनाई देगा या बधिरता की समस्या ज्यादा होगी? अगर कारण जन्मजात, अगर कंजेनाइटल है तो? जी, कंजेनिटल है तो उसको बधिरता की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वो स्पीच प्रॉब्लम फौरन होगी। जी डॉक्टर अग्रवाल, हियरिंग लॉस और डेफनेस में क्या फ़र्क है? डेफनेस जो एक टर्म है वो हम यूज़ करते हैं जबकि एक टोटल हियरिंग लॉस होता है, उसके लिए हम डेफनेस वर्ड यूज़ करते हैं। हियरिंग लॉस का मतलब ये है कि लिटिल लेस देन टोटल हियरिंग लॉस। वो हियरिंग लॉस माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। उसे करेक्ट टर्म हियरिंग इम्पेयरमेंट है। जी हियरिंग इम्पेयरमेंट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एंड टोटल को हम लोग कहते हैं डेफनेस। जी डॉक्टर मधुलिका, क्या बच्चों में ये समस्या आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी भी हो सकती है? लगभग 50% केसेस में जब ये अगर जन्म से है तो ये अनुवांशिक हो सकती है। बाद में जो ऑनसेट होता है उसमें भी कुछ केसेस में देखा गया है कि ये अनुवांशिक हो सकता है, पर ज़्यादातर जन्म के समय। डॉक्टर सुनीला, किन बच्चों को डेफनेस होने का खतरा ज़्यादा होगा? जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं या जिनका स्मॉल फॉर डेट बेबीज़ हैं, जिनको बर्थ में हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है या इन्फेक्शंस के शिकार हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वो बच्चे होते हैं जो वैक्सीन नहीं लेते, तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का भी वो शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो हैं ज़्यादा ग्रसित होते हैं। डॉक्टर माथुर, शोर या पटाखे की आवाज़ से बच्चों के कान को कितना नुकसान हो सकता है? काफ़ी। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि बिल्कुल टोटली प्रिवेंटेबल है। तो उसमें शोर से तो नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है, पटाखे से नॉइज़ ट्रॉमा एक्यूट एपिसोड होता है। तो पटाखे तो से एक साथ हियरिंग लॉस हो जाए तो उसका तुरंत उसको इलाज कराना चाहिए। वो थोड़ा बहुत इलाज संभव है किसी केसेस में। जी डॉक्टर अग्रवाल, कितने घंटों या कितने दिनों तक अगर तेज़ आवाज़ में संगीत सुना जाए तो सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है? उसके लिए हमारा फार्मूला 8 का होता है। 8 आवर्स पर डे फॉर 8 ईयर्स। आप ये सोच लीजिए कि यदि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, यदि हमारे पास सराउंडिंग नॉइज़ एक लेवल से ज़्यादा है, 8 घंटे हम काम कर रहे हैं और 8 साल तक, तो हमारा हियरिंग लॉस तो होना ही है। डॉक्टर मधुलिका, बच्चों में कौन से संक्रमण उनके सुनने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं? तो बच्चों में जैसे कि डॉक्टर सुनीला ने अभी कहा कि कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जैसे मीज़ल्स से हो सकता है, वो यूजुअली ओटाइटिस होता है उसमें। इसके अलावा मम्स एक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये 2 कॉमन कारण हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट कारण है, कभी कभी ड्रग की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जैसे जेंटामाइसिन वगैरह है, वो बच्चों में दी जाए, स्पेशली बहुत छोटे बच्चों में, तो उसका भी असर हो सकता है। जी डॉक्टर सुनीला, माता पिता ये कैसे पहचाने कि बच्चे को सुनने की कोई समस्या हो रही है, ख़ास तौर पर अगर बच्चा बहुत छोटा है? बहुत छोटे बच्चे में, जैसे कि 6 हफ्ते से हम आगे की बात करें, तो अगर वो बच्चा ज़्यादातर माँ बाप की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, अनमना है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ज़रूर इसके सुनने में हमें ध्यान चौकन्ना रहना है कि सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ज़रूर हेल्थ फैसिलिटी को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर माथुर, अगर बच्चे का कान बहता हो तो क्या करें? उसका तुरंत इलाज कराएं, उसको विशेषज्ञ को दिखाएं, और उसका सर्जरी संभव हो तो सर्जरी उसी वक्त कराएं, या थोड़े दिन बाद अगर डॉक्टर कहे कि 7-8 साल तक वेट करना है तो वेट करके फिर सर्जरी कराएं। जी डॉक्टर अग्रवाल, अगर बच्चे का गला बार बार खराब होता है तो क्या इससे सुनने पर भी असर पड़ सकता है? ये गले का बार बार ख़राब होना का मतलब ये है कि या तो बच्चे को टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, या एडिनॉइड्स होते हैं, या कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है।
और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि गले का ताल्लुक कान से होता है। हमारा गला कनेक्टेड है कान से यूस्ट्रिकन ट्यूब के थ्रू, और इसे हम असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं। ये इन्फेक्शन खराब गले से कान के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए जब भी हम इन्फेक्शन देखते हैं कान में, हमको गले को देखना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर मधुलिका, क्या बच्चों को टीकाकरण से, इम्यूनाइजेशन से कोई फायदा होता है? जैसे अभी बात करी हमने, जैसे मीजल्स का हम टीका लगाते हैं, मम्स का टीका लगाते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों में इन्फेक्शन कर सकती हैं। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है रूबेला। रूबेला का इन्फेक्शन जो कि अगर बच्चे में बाद में हो तो इतना कोई ज़्यादा असर नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है, पर अगर माँ में हो जब वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे के सुनने पर असर आ सकता है। तो लड़कियों को स्पेशली ये इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है जो रूबेला से बचाता है। जी डॉक्टर सुनीला, स्कूल में अध्यापक और ख़ास तौर पर पीडियाट्रिशियंस की भूमिका क्या होनी चाहिए पहचान के लिए? एक तो टीचर को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्लास में उसको हियरिंग लॉस के बारे में पता होना चाहिए, और क्लास में कोई बच्चा अनमना है, नहीं सुन पा रहा ठीक से, तो ये होना चाहिए। और दूसरा, पीडियाट्रिशियंस को ये भी ज़रूर पता है कि जब वो डिलीवरीज अटेंड करते हैं, पीडियाट्रिशियन एक स्पेशलिस्ट ग्रुप आ गया तो वो डिलीवरीज अटेंड करते हैं, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की जाए ताकि बच्चे का, और साथ साथ वो टीकाकरण की जानकारी भी ज़रूर माँ बाप को दे कि बच्चे को टाइम से टीका लगा सके। बहुत संक्षेप में चाहेंगे आप अपने जो संदेश हैं इसमें शामिल कर दें। डॉक्टर माथुर, ठीक से सुन पाना क्या सिर्फ सामाजिक दृष्टि से ही ज़रूरी है या उसके बहुत लाभ हैं? ठीक से सुन पाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को बोलने के लिए। अगर नहीं सुन पाएगा तो नहीं बोल पाएगा। तो सामाजिक दृष्टि से तो ज़रूरी है ही है, बट उसका स्पीच डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी डॉक्टर अग्रवाल, आखिरी सवाल आपसे कि सुनने संबंधित समस्याओं का जो इलाज है वो सब तक पहुंचाया जाए, क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि इसका इलाज तो ये समझ लीजिए कि हर जगह पहुंच रहा है। जी, सरकार क्या कर सकती है ये जानना बहुत जरूरी है। NPPCT प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, जिसमें प्रावधान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ENT डॉक्टर हो, ऑडियोलॉजिकल मैन पावर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो, वो सब किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटीज़ पहुंच जाएंगी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद यहाँ बैठे हमारे विशेषज्ञों का। ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में हो रहे लक्षणों की पहचान की जाए, यानी बच्चों में डेफनेस को जल्द पहचान कर उसका जल्द इलाज शुरू करवाया जाए। सुनना बहुत ज़रूरी है और सुनने संबंधी कोई दोष हो उसे दूर रखना चाहिए। और फिर निदा फाजली की तरह ये शेर भी याद रखना चाहिए, मेरी आवाज़ ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहाँ, मुझको वहाँ से सुनिए। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।